हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत। आज मैं आप सभी के सम्मुख मौर्य डायनेस्टी से संबंधित कुछ विशेष और रोचक तत्वों को इस वीडियो के माध्यम से आपके सम्मुख रखने वाला हूँ। देखिए, मौर्य डायनेस्टी जो है आपका कॉम्परेटिव लेवल के एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो अत्यंत इम्पोर्टेंट डायनेस्टी में से एक है। आए दिन कॉम्परेटिव लेवल के एग्जाम में आपका मौर्य डायनेस्टी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा। देखिए, मौर्य डायनेस्टी से पहले हम थोड़ी बहुत जिक्र करना चाहूंगा सिकंदर के बारे में। सिकंदर यानी एक ऐसा शासक जो कि अत्यधिक क्रूर था। उसकी युद्ध नीति जो था अत्यधिक कौशल था। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर अपने जीवन में लगभग 16 लड़ाई लड़ा था और 16 में से किसी भी लड़ाई में वो हारा नहीं था। यानी उसकी नाम का खौफ इस कदर था कि जिस देश की सीमा से वो गुजरता था वहां के सम्राट स्वयं जाकर उसके सामने आत्मसमर्पण कर देते थे। यानी नरसंहार करने में तनिक भी वो नहीं हिचकता था। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर राज सिंहासन पर आसीन होने के लिए स्वयं अपने पिता का हत्या कर देता है, वो भी षड्यंत्र के जरिए। तो सिकंदर जो विश्व विजेता बनने की आकांक्षा उसके मन में पाले हुए वो भारत पर अटैक करता है। और भारत तब के समय में भारत सोने का चिड़िया कहा जाता था। यानी सोने का चिड़िया कहने का तात्पर्य यह था कि भारत में अपार धन दौलत था। यानी दो वक्त की रोटी की तलाश के लिए भारतीय नागरिकों को भटकना नहीं पड़ता था। यही कारण था कि तब के समय में भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। तो सिकंदर जो है आपका झेलम नदी पार करते हुए आपका जो कि झेलम नदी पंजाब में बहती है, वहां के सम्राट थे आपका तब के समय में राजा पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम यानी उन्हें इतिहास में पोरस के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जो झेलम नदी बह रही थी, झेलम नदी के समय नदी के सामने एक साम्राज्य था जो कि वर्तमान में उसे पंजाब के नाम से जानते हैं। यहाँ का शासक थे आपका पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम को संक्षेप में पोरस के नाम से जाना गया है। इनका युद्ध होता है सिकंदर के साथ। कब होता है आपका 326 ईसा पूर्व में। इस युद्ध को हाई डेस्पिच के नाम से जाना जाता है। हाई डेस्पिच के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि राजा पोरस का व्यक्तित्व को देखकर सिकंदर जो है अत्यधिक प्रभावित होता है, क्योंकि राजा पोरस युद्ध नीति में अत्यंत कौशल थे और यहाँ तक कि उनके जो देवभुजा जो थी वो अत्यंत सशक्त थी। लगभग 6 फुट के एक युवा थे वो। उनका व्यक्तित्व को देखकर सिकंदर इस कदर प्रभावित होता है, यहाँ तक कि जब सिकंदर राजा पोरस को धोखे से अरेस्ट कर लेता है तब भी राजा पोरस उसका वर्चस्व स्वीकार नहीं करते हैं और वो पूछता है कि अब आपके साथ क्या किया जाए। तो राजा पोरस संक्षेप में एक लाइन बोलते हैं, जिस तरह से एक राजा अपने लिए जैसा व्यवहार रखता है। यानी उनका व्यक्तित्व से या उनकी ओजस्वी भाषण को सुनकर आपका सिकंदर जो है अत्यधिक प्रभावित होता है और वो सोचता है कि मैं भी अपने दुनिया में जाकर, यानी अपने दुनिया कहने का मतलब अपने देश में जाकर प्रेम पूर्वक बाकी अपना जीवन व्यतीत करूंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, तो वो भारत से रिटर्न करने की मनसा बनाता है। आपका 325 ईसा पूर्व में वो भारत से रिटर्न हो जाता है सिकंदर। लेकिन आपका 323 ईसा पूर्व में आपका बेबीलोन में मात्र 33 वर्ष के उम्र में उसका देहांत हो जाता है।
किसका? सिकंदर का। जो चाणक्य जो थे, चाणक्य आपका चाणक्य जो है भारत को सुरक्षा की नजर से देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि भारत अब सुरक्षित नहीं है। ऐसे समय में सम्राट जो हैं उन्हें एकजुट करने की अत्यंत आवश्यक है। तो पौरव साम्राज्य के पश्चात यदि कोई सशक्त साम्राज्य था, वो था मगध साम्राज्य, यानी नंद वंश का संस्थापक जो थे आपका धनानंद, जो कि आपका पाटलिपुत्र, ये उत्तर भारत का जो प्रांत है, इस प्रांत को मगध साम्राज्य के नाम से जाना गया है। यानी यदि मैं संक्षेप में एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूं, तो कुछ ये जो भारत देख रहे हैं, ये जो बिहार प्रांत आप देख रहे हैं, ये बिहार, इस प्रांत को ही आपका मगध प्रांत के नाम से जाना जाता था तब के समय में। इसका मुखिया थे आपका धनानंद। धनानंद के सभा में जाकर भारत की सुरक्षा से अवगत कराते हैं चाणक्य। लेकिन धनानंद एक ऐसा क्रूर शासक था जो कि चाणक्य के नीतियों पर तनिक भी विश्वास नहीं करता है, बल्कि उनका राज दरबार में उनका उपहास उड़ाता है। और धनानंद जो था, धनानंद के आपका 7 भाई थे। 7 भाइयों में सबसे क्रूर भाई जो था वो आपका धनानंद था। धनानंद भी राज सिंहासन की प्राप्ति के लिए वो अपने पिता पद्मानंद को क्या कर देता है? हत्या कर देता है। देखिए, धनानंद भी इस कदर राज सिंहासन के प्रति लालायित रहता है आपका कि वह किसी भी नरसंहार का अंजाम देने में तनिक भी नहीं हिचकता है। इसका पिता थे आपका महा पद्मानंद, पिता थे इसका। इसकी एक बहन थी, बहन का नाम था इसका दुधरा, और इसका घोड़ा का नाम था तूफान। इसका राजनीतिक सलाहकार थे अमात्य। अमात्य अमात्य को राक्षस की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। यानी आम जनता उसे अमात्य राक्षस के भी कहती थी। क्यों कहती थी? क्योंकि अमात्य जो था वो तो एक्चुअली में ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मण होने के पश्चात भी इतना क्रूर था कि धनानंद का आदेश को वो अपना कर्तव्य समझता है और किसी भी नरसंहार को अंजाम देने में तनिक भी पीछे नहीं हटता था। यही कारण था कि अमात्य को वहां की जनता अमात्य राक्षस के नाम से जानती है। लेकिन ऊंचे स्वर में किसी भी जनता को कहने की साहस नहीं था, क्योंकि ऊंचे स्वर में कहने का तात्पर्य यह था कि अपना प्राण गंवाना ही एकमात्र साधन था वहां पर। इस हिसाब से देखा जाए आपका धनानंद अत्यंत क्रूर शासक था। तो जब चाणक्य जब उसके दरबार में पहुंचते हैं, तो चाणक्य को अपमानित भी करता है धनानंद। और धनानंद जो जाति था वो नापित जाति का था। इसकी दिनचर्या कुछ अजीब था। ऐसा माना जाता है कि राज्यसभा का कार्य आरंभ करने से पहले अपने ही जनता का किसी भी एक व्यक्ति का वो मुंडन करता था। यानी कर्म से ये बता रहा था कि मैं नापित से हूं और वर्तमान में मैं एक राजा के सिंहासन पर आसीन हूं। वो अत्यधिक घमंडी, क्रूर और एक अच्छा धावक भी था। ऐसा नहीं कि वो वीर नहीं था, वो अत्यधिक वीर भी था। युद्ध नीति जो था उसके पास, कूटनीति जो था अत्यंत सटीक था। यानी युद्ध करने में वो गोरिल्ला नीति का उपयोग करता था। यानी किसी भी युद्ध नीतियों को वो नहीं मानता था। उसका जितना ही या क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाना ही उसका एकमात्र उद्देश्य हुआ करता था। इस हिसाब से देखा जाए कि धनानंद का खौफ जो है
बाकी राजाओं में भी फैल जाता है। यही कारण है कि छोटे छोटे जो प्राण जो थे धनानंद से मिल जाते हैं, लेकिन धनानंद का यदि कोई साथ नहीं दे रहा था, यानी उसका आंतरिक रूप से यदि कोई साथ नहीं था, तो वो था उसकी प्रजा। प्रजा की अर्थव्यवस्था देखा जाए तो प्रजा का अर्थव्यवस्था अत्यंत खराब था। धनानंद कर के ऊपर कर लगा रहा था और ताकि अपना सैन्य शक्ति को बढ़ा सके, क्योंकि सैन्य शक्ति के माध्यम से ही वो अपना खौफ जो है बाकी प्रांतों में फैला कर रखा हुआ था। तो चाणक्य जो है, जिसे कई नामों से जाना जाता था, चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना गया है। ऐसा माना गया है कि जब कौटिल्य धनानंद के राज दरबार में जाते हैं, तो उस समय जो ये अमात्य राक्षस है, जो कि ये भी ब्राह्मण था, उन्हें अलर्ट करता है कि आप जो अखंड भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो धनानंद के सम्मुख आप बर्ताव करने जा रहे हैं, आपकी नीतियों का तनिक भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन चाणक्य उसके बातों को अवहेलना करते हुए दरबार में पहुंचते हैं और जब भरी सभा में भारत की सुरक्षा से अवगत कराते हैं धनानंद को, तो धनानंद जैसा क्रूर शासक, घमंडी, दुराचारी शासक जो है आपका चाणक्य का अपमान कर बैठते हैं। और वहीं पर चाणक्य जो है अपनी शिखा को खोलते हुए यह कसम लेते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे सिंहासन से तुम्हें निष्कासित करके एक सफल और एक वीर योद्धा, अखंड भारत का जो योद्धा होगा, उसे नियुक्त मैं नहीं करता हूं, तब तक मैं अपने शिखा को नहीं बांधूंगा। शिखा कहने का मतलब ब्राह्मण लोग एक प्रकार का जो चोटी होता है, उस चोटी का उपयोग करते हैं और उसे नीचे में गट्ठा बांध देते हैं, तो उस गट्ठा को वो खोल देते हैं। हमारे शास्त्र के हिसाब से चोटी जो है आपका खुला नहीं होना चाहिए, उसे बांध कर रखना चाहिए, तो उसे वो खोल देते हैं और यह राज्य दरबार में यह कसम खाते हैं कि जब तक मैं तुम्हें निष्कासित नहीं कर देता तुम्हारे पद से, तब तक मैं इस शिखा को बांधूंगा नहीं। और वहां भारत के विभिन्न प्रांतों में एक सफल योद्धा की तलाश में जुट जाते हैं। ऐसे जाते समय उन्हें एक बालक से मुलाकात होता है। वो बालक वही बालक था जो कि आगे जाके चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है आपका देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने मित्र मंडलियों के साथ एक खेल खेल रहे थे। माने उस खेल में चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे और उनके जो बाकी जो मित्र थे वो राज दरबारी बने हुए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य आपका राज दरबार का कार्यभार संभालते हुए न्याय कर रहे थे, यानी राज दरबार का जिस तरह से कार्य चलता है उस तरह से एक खेल के माध्यम से चलाया जा रहा था। उस खेल को आपका चाणक्य देखते हैं और उन्हें लगता है कि जिस मैं एक युवा की तलाश कर रहा हूं, यानी अखंड भारत का एक शासक बनाने की तैयारी में जो मैं लगा हूं, वो युवा और कोई नहीं बल्कि ये आपका चंद्रगुप्त ही होगा। और चंद्रगुप्त और आपका चाणक्य के बीच में इस तरह से मधुर सम्मेलन होता है। सर्वप्रथम तो देखिए, चंद्रगुप्त और चाणक्य के बीच में मधुर सम्मेलन नहीं होता है, यानी चंद्रगुप्त जो है वो चाणक्य के नीतियों पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त का उम्र कम था। मजा आपका 12-13 साल का एक लड़का था, उसका जो समय था खेलने कूदने का समय था, और वो चाणक्य जो है उसे एक भावी सम्राट बनाने पर तुले हुए थे, तो वो बनने का तैयार नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे जब धनानंद के अत्याचार को वो अपने आंखों से देखता है, तो उसे ऐसा लगता है कि नहीं, उसे भी एक भव्य सम्राट का होना
अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि धनानंद के अत्याचारों को समाप्त करना है तो उसे सम्राट होना ही होगा। और इसी नीति के माध्यम से आपका चाणक्य जो है उसे प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण इस कदर देते हैं कि वह तलवार चलाने में अत्यधिक निपुण हो जाता है, घोड़सवारी में, तैराकी में एक अच्छा धावक भी बनता है। जैसे कि आप जानते हैं धनानंद जो है अपना सांस रोककर पानी में लगभग वो 1.5 घंटा तक रुक सकता था। और ऐसा माना जाता है कि राज्य का एक बहुत बड़ा धन जो है आपका वो गंगा नदी में रखता था। यानी उसकी एक तहखाना था जो कि गंगा नदी में था। उस नदी में वह अपना जो टैक्स जो होता था, टैक्स का एक भाग वह उस तहखाना में रखता था। उस तहखाना को आपका चंद्रगुप्त मौर्य लूटते हैं और उस संपत्ति से एक विराट सेना का तैयारी करते हैं और उस सेना के माध्यम से आपका चंद्रगुप्त जो है आपका धनानंद पर आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने के पश्चात धनानंद को महसूस होता है कि जो चाणक्य जो कसम खाए थे, यानी कसम लिए थे हमारे राज दरबार में, कहीं ना कहीं उसे साकार होते देखा जाता है। उसे देखकर धनानंद जो है अत्यधिक क्रूर हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि धनानंद जो है अपने नीतियों में इस तरह क्रूरता लाता है कि अपने ही साम्राज्य का किसी भी व्यक्ति को एक झुंड बनकर टहलने नहीं देता है। यानी कहीं पर उसे झुंड दिखाई देता है तो उसे अपने सैनिकों के द्वारा मरवा देता है। सिर्फ 2 व्यक्ति को ही चलने का आदेश देता है। यानी एक हिसाब से देखा जाए वो अपने विद्रोह को दबाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन विद्रोह दबने के बजाय विद्रोह और भी पनपने लगती। तो देखिए धनानंद जो है, धनानंद में का व्यवहार में यदि कुछ कमियां था तो ये था कि वो अत्यधिक कामुक स्वभाव का था। यही कारण है कि एक बार वो आपका सेलुकस का बेटी को लेकर भी वो तीखा प्रहार करता है, जिससे सेलुकस अत्यंत बौखला जाता है। आपका जो सिकंदर का जो अधूरा इच्छा था, उस इच्छा को पूरा करने के लिए सिकंदर का सेनापति सेलुकस जो है वह आपका भारत पर विजय अभियान को सफल करने के लिए आपका धनानंद से दोस्ती करता है। ठीक है, कौन? सेलुकस किससे दोस्ती करता है? आपका धनानंद का। लेकिन धनानंद अत्यंत ध्रुत व्यक्ति था। धनानंद इस कदर अपने शौक और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने में लिप्त रहता है। उसका एक प्रमाण आपको मिलेगा कि उसकी जो कपड़ा जो था धनानंद का वो फ्रांस और पेरिस से आया करता था। यानी कामुक स्वभाव उसके नस्ल में था। धनानंद कहीं से भी ये नहीं चाहता था कि समाज में उसके प्रति कुछ भी विद्रोह हो। यही कारण है कि आपका जो चंद्रगुप्त जो थे, आपका चंद्रगुप्त का पिताजी आपका पिपलीवान का सम्राट हुआ करते थे, जहां की क्षत्रियों का शासन चलता था। यानी पिपलीवान एक ऐसा प्रांत था जो कि धनानंद का वर्चस्व को नहीं स्वीकार किया था। और इसे देखकर आपका धनानंद अत्यंत व्याकुल हो जाता है और पिपलीवान पर रात के अंधेरे में आक्रमण करता है। हालांकि इससे पहले वो एक समझौता करके जाता है। आक्रमण करने से पहले धनानंद जो है आपका जो कि चंद्रबंधन जो कि वहां के सम्राट थे पिपलीवान का, उनसे एक समझौता करके जाता है, मैत्री समझौता। यानी 2 साम्राज्य आपस में मिलकर रहेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। दिन में मैत्री प्रस्ताव लेकर आता है और उसी रात वहां आक्रमण कर देता है। इस हिसाब से देखा जाए कि धनानंद जो था विश्वासी पात्र भी नहीं था, यानी एक अत्यंत क्रूर शासक था। तो जो
चंद्रवर्धन जो थे, जो कि पिता थे किसका, आपका चंद्रगुप्त का, और इनकी माता थी आपका माता मूरा, और सेनापति था, सेनापति आपका मत्सल्य। एक हिसाब से देखा जाए आपका, तो पिता का हत्या कर देता है धोखा से, और मूरा को अपना पटरानी बनाकर रखता है, धनानंद पटरानी बनाकर रखता है। और ये जो जितना भी क्षत्रिय थे, जितना भी सेना थे, उस सारा सेना को लेकर मगध साम्राज्य में काम कराता है। यानी इस कदर काम कराता है कि उसे ना मरने देता है और ना ही ठीक से जीने देता है। उसकी नीतियों में ये नीति इसलिए वो अपनाता है ताकि उसका विरोध करने के लिए जनता में साहस तक ना आए। हालांकि चंद्रगुप्त जो है, जब बड़े होते हैं चंद्रगुप्त, तो पिपलीवान के जो कर्मचारी थे, जो कि मगध साम्राज्य में कार्य कर रहे थे, यानी पिपलीवान, हालांकि जब चंद्रगुप्त बड़े होते हैं, बड़े होने के पश्चात वहां उन क्षत्रियों से मिलते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपका मगध साम्राज्य में आपका धनानंद का गुलामी कर रहे थे। उनसे मिलकर उनके अंदर में क्रांति का बिगुल बजाते हैं, और वो उन्हीं सब क्षत्रियों को लेकर एक अपना सैन्य टुकड़ी तैयार करते हैं, और उन्हीं सैन्य टुकड़ी के माध्यम से आपका धनानंद के ऊपर में आक्रमण भी करते हैं। तो यदि चंद्रगुप्त के बारे में देखा जाए, तो चंद्रगुप्त जो थे, उनका एक 3 मित्र थे, जो कि तीनों मित्र उनके लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट थे, जिसमें सुलभद्र आपका इंपॉर्टेंट था। सुलभद्र, आपका इंद्रजीत और अस्थुल जो थे, एक 3 उनका मित्र थे जो कि अत्यंत इंपॉर्टेंट थे उनके लिए। चंद्रगुप्त मौर्य का 3 मित्र कौन कौन थे? अस्थुल, आपका सुलभद्र और इंद्रजीत। ये 3 मित्र जो थे, उनका मित्र नहीं बल्कि एक परिवार की तरह थे। किसी भी कीमत पर, किसी भी हद तक चंद्रगुप्त के लिए वो जा सकते थे। हालांकि वो भी चंद्रगुप्त के उम्र के ही थे। और देखिए, धनानंद के समय में एक प्रथा चलती थी, जिस प्रथा को दास प्रथा के नाम से जाना जाता था। यानी दास प्रथा कहने का मतलब ये था, दासों का खरीद बिक्री होता था। तो ऐसा माना जाता है कि जब धनानंद ने पिपलीवान पर आक्रमण किया था, तो महारानी जो मूरा जो थी, चंद्रगुप्त को बचाने के लिए अपने भाई को, सॉरी, अपना सेनापति मत्सल्य को देकर चंद्रगुप्त को भेज दी थी, और बोली थी कि तुम इसे मेरे भाई के पास लेकर जाओ, यदि मेरा कुछ हो जाता है तो इस नरसंहार का बदला जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य लेगा। लेकिन महारानी मूरा के जो भाई जो थे, वो क्या करते हैं, चंद्रगुप्त को बेच देते हैं। 4 वर्ष की अवस्था में ही उसे बेच देते हैं। एक दासों का मुखिया था जिसका नाम था लुप्तक, लुप्तक के हाथों बेच देते हैं। इस हिसाब से चंद्रगुप्त जो है, जो कि पिपलीवान का राजकुमार है, किसी को यह पता तक नहीं चलता है, क्योंकि राज की बात जो है कहां तक सीमित रह जाती है, मत्सल्य तक। मत्सल्य को ही पता होता है, और जो मामा है वही। हालांकि देखिए, इतिहास में उस मामा का क्या नाम था ऐसा उल्लेख हमें नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं भी यहाँ कहने से बचना चाहूंगा। लेकिन मत्सल्य का नाम मिला है मुझे, इसलिए मैं मत्सल्य के बारे में ही आपको बताना चाहूंगा। तो ये जो अस्तूल, सुलभद्र और इंद्रजीत जो हैं, इसमें से एक मित्र ऐसा भी होता है कि जो कि एक समय में आपका चंद्रगुप्त को बचाने के लिए, जब पता चलता है धनानंद को कि इसके मित्र जो हैं, जो कि चंद्रगुप्त का सहायता कर रहे हैं, यानी मेरे विरोध एक षड्यंत्र रच रहे हैं, तो उनके मित्रों में से एक मित्र को, जो कि इनका नाम होता है अस्तुल, को अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन अस्तुल
अपना प्राण त्याग देता है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के विरोध में ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट नहीं देता है जिसके कारण चंद्रगुप्त का जीवन जो है तकलीफ से भर जाए। एक हिसाब से देखा जाए वो आपका अपने आप को अपने मातृभूमि के लिए बलिदान कर देता है। दूसरी तरफ देखा जाए आपका एक समय ऐसा भी आता है कि आपका धनानंद जो है उसे पता चल जाता है कि जो उसके दरबार में एक बालक दास के रूप में काम कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि पिपलीवान का राजकुमार चंद्रगुप्त है। तो वो चंद्रगुप्त को मारने का षड्यंत्र भी करता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता है कि वो लड़का कौन है। और वो क्या करते हैं, आपका चंद्रगुप्त मौर्य की जगह वीरभद्र नाम का एक युवा की तलाश करते हैं, जो कि उसे बताते हैं, यानी मुरा बताती है कि ये और कोई नहीं बल्कि मेरा पुत्र चंद्रगुप्त है। और वीरभद्र को चंद्रगुप्त समझकर आपका धनानंद जो है मुरा के आंखों के सामने उसकी हत्या कर देता है। इस हिसाब से वो निश्चित हो जाता है कि उसका विरोध करने वाला अब कोई नहीं है, यानी पिपलीवान का कोई भी अस्तित्व अब नहीं रह गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि वीरभद्र जो है अपने मातृभूमि को आजाद कराने के लिए धनानंद के अत्याचारों से वो आत्मा त्याग करता है, यानी अपने आप को त्याग करता है। इस हिसाब से देखा जाए आपका जो धनानंद का जो शासन था वो अत्यंत ही क्रूर शासन में से था। चंद्रगुप्त को मारने के लिए धनानंद अपने ओर से कोई भी कसर नहीं छोड़ता, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता है। और अंततः एक समय ऐसा होता है जो कि 322 ईसा पूर्व में आपको जो चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो धनानंद को परास्त कर देते हैं। और परास्त करने के पश्चात यहीं पर आपका धनानंद का जो साम्राज्य जो है उसका अंत होता है। और मगध साम्राज्य का यानी मौर्य साम्राज्य का जो शासक होते हैं वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के समय में आपका मगध साम्राज्य में आपका लगभग 12 साल तक अकाल छा जाता है। और इस अकाल को देखकर चंद्रगुप्त मौर्य जो है अत्यंत दुखी हो जाते हैं और वो प्रस्थान करते हैं आपका कर्नाटक की ओर। कर्नाटक यानी कर्नाटक में एक श्रवणबेलगोला नामक एक स्थान है, वहीं पर एक चंद्रगिरी पर्वत था। उस पर्वत पर पहुंचते हैं और वहीं पर एक गुरु से मिलते हैं जिसका नाम था भद्रबाहु। तो परीक्षा में यहाँ से पूछा जाता है कि भद्रबाहु कौन था। तो भद्रबाहु जो है आपका जैन धर्म का गुरु थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त भद्रबाहु के संपर्क में आकर जैन धर्म को अपना लेते हैं। और कहां अपनाते हैं, आपका कर्नाटक का श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला में आपका इस श्रवणबेलगोला है, यहीं पर आपका चंद्रगिरी पर्वत भी है और वहीं पर आपका भद्रबाहु एक गुफा भी होता है। इस गुफा में आपका चंद्रगुप्त मौर्य जो है आपका अन्न का त्याग करते हैं, यानी उपवास रहते हैं। और इस उपवास को आपका इतिहास में मिलेगा सल लेखा के नाम से जाना गया। इसको लेखा यानी उपवास, उपवास रहते हैं, सल लेखना होगा, ठीक है। इस उपवास को इतिहास में संलेखना के नाम से जाना गया। और वहीं पर आपका चंद्रगुप्त मौर्य अपना अंतिम समय बिताते हैं। ऐसा माना गया है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य है उनका साम्राज्य जो था अत्यधिक विशाल था, यानी विशाल इस कदर था कि यदि भारत में कोई ऐसा सम्राट जो था जो कि अखंड भारत का सम्राट हुआ था तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में
भारत का जो सीमा जो था अत्यधिक विशाल था। यानी आप जो देखते हैं ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के पश्चात जो ईरान है, ईरान तक भारत का आपका सीमा था। वहीं आपका देखा जाए आपका पश्चिम बंगाल, यानी पूर्व में देखा जाए तो पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल, और दक्षिण में देखा जाए कर्नाटक, आपका उत्तर में देखा जाए तो आपका जम्मू कश्मीर, और पश्चिम में देखा जाए तो गुजरात तक आपका चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था। यानी भारत के साम्राज्य का विस्तार यदि देखा जाए तो एकमात्र चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में ही भारत का साम्राज्य जो है अत्यधिक विस्तार हुआ था। और गुजरात में देखा जाए आपका गुजरात का एक झील है, जिस झील का निर्माण आपका चंद्रगुप्त मौर्य कराए थे। आपका उस झील का नाम था सुदर्शन झील। ये जो सारे जो जानकारी जो है आपका कहां से प्राप्त होती है? जूनागढ़ का शिलालेखों से। और वहीं आपका कर्नाटक में उन्होंने अपना प्राण जो त्यागे थे, वहीं पर आपका चंद्रगिरी एक पर्वत भी है, और वहीं पर भद्रबाहु एक गुफा भी है। भद्रबाहु जो गुफा है, उस गुफा में आपका चंद्रगुप्त मौर्य और उनके जो जैन धर्म के जो गुरु थे भद्रबाहु, उनका चित्र प्रमाण के तौर पर प्राप्त होता है। इससे यह पता चलता है कि जैन धर्म को वो अंतिम समय में वो अपना लिए थे। इस हिसाब से देखा जाए आपका मगध साम्राज्य जो है, मगध साम्राज्य के अंत के पश्चात मौर्य साम्राज्य का उत्थान होता है, और सेलुकस के साथ चंद्रगुप्त मौर्य एक संधि करते हैं, जिस संधि के तहत सेलुकस को आपका कंधार, हेरात, मकराना और काबुल उसे तोहफे के तौर पर देते हैं, और उसे 500 लगभग हाथी भी देते हैं। और उसकी जो सेलुकस का जो बेटी थी हेलेना का साथ आपका चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह भी होता है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र होता है हेलेना से, उसका नाम था बिंदुसार। तो ये बिंदुसार जो है, इसके ऊपर में मैं नेक्स्ट क्लास में जाऊंगा। तो आशा करूंगा आज का क्लास जो है आपको अच्छा लगा होगा, और आज के क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ।